नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एक मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं कि इस खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं, खास नहीं बल्कि किसी खास व्यक्ति से। और आज हमारे सामने जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो पर्सनालिटी है, वो खास नहीं वाकई बहुत खास हैं। वो इसलिए क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, पत्रकार हैं और वैदिक चीज़ों को जानने वाले हैं, वैदिक ज्ञान के ज्ञाता हैं। हृदय नारायण दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से आज चर्चा करेंगे। कोविड-19 को लेकर के पूरी विश्व में महामारी को लेकर के ये संकट चल रहा है, देश में भी संकट का दौर है, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। उनके अपनी दिनचर्या को लेकर के चर्चा करेंगे और तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए। इस पर भी चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। कैसा कोविड ने तो हम सबको घर में सीमित कर दिया है। निश्चित रूप से ये एक ऐसी महामारी है, ऐसी बीमारी है जिसकी ना तो कोई अब तक औषधि खोजी जा सकी है और ना ही इससे बचने का कोई टीका अथवा प्रारंभिक उपाय है। एक ही उपाय है कि आपस में परस्पर दूरी बनाई जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग भी कहा जा रहा है। तो इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। क्या दिन, आप तो इतना व्यस्त रहते थे, आप उन्नाव से आप विधायक हैं, तमाम लोगों से मिलते थे, आपने संगठन में भी काफ़ी काम किया है और दलितों के लिए खासकर काफ़ी काम किया है। तो लेकिन इस समय तो कैसे चल रहा काम? अब लॉकडाउन हो गया, एक ही घर में, एक ही कक्ष में रहना है, अनुशासित जीवन बिताते हुए। तो बाहर से मिलने वाले लोगों का आना बंद हो गया और हमारा उनसे मिलना बंद हो गया। दिनचर्या काफ़ी कुछ बदल गई है और चूंकि ये हमारे जीवन का पहला मौका है कि जब एक ही कमरे में, एक ही स्थान पर, एक ही आवास में इतनी लंबी अवधि तक रहना, हमारा जीवन प्रारंभ से ही बड़ा घुमंतू रहा है। मुझे नहीं याद आता कि मैं कभी विधानसभा सत्र छोड़कर कभी इस आवास में भी लगातार 3 दिन रहने का अवसर मुझे नहीं मिला। अब की बार ये बड़ी लंबी अवधि आ गई। आप जानते हैं कि मैं कई अखबारों में नियमित स्तंभ लिखता हूँ। पहले इस स्तंभ के लिए काफ़ी जद्दोजहद के बाद समय निकालना होता था। दर्शन शास्त्र को पढ़ना, योग शास्त्र को पढ़ना, चिकित्सा विज्ञान को पढ़ना, एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ना, तमाम विषयों को पढ़ना, तमाम जो दुनिया भर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित लेखक हैं उनको पढ़ना। नहीं, आपका काम सिर्फ पढ़ना ही नहीं, लिखना भी है। 22 किताबें भी आपने लिख दी। और इसलिए किसी एक किताब पर मैं लगातार काम किया करता हूँ। कोई एक किताब लगातार चला करती है और नियमित स्तंभ चला करते हैं। इस अवधि में वो किताब हमारी है अथर्ववेद की सामाजिक राजनैतिक, अथर्ववेद के भीतर सामाजिक राजनैतिक भौगोलिक सांस्कृतिक परिस्थिति ये क्या है, ऐसे 18 अध्याय निकालकर। तो आपको आश्चर्य होगा कि वो किताब लगभग 3/4 पूरी हो गई है इसी लॉकडाउन में। 3/4 थोड़ा रह गया, उसको केवल वो करना है, कंक्लूड करना है। आप जब कोई चीज़ लिखते हैं तो पूरा गहन अध्ययन करके लिखते हैं और वेदों पर तो आपका ऐसे लगता है कि एक कंट्रोल है, जितना आपने अध्ययन किया। क्या लगता है कब तक मिल जाएगी किताब पढ़ने के लिए? ये पुस्तक तो 7 दिन में 8 दिन में पूरी हो जाएगी। प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और दर्शन का इतिहास, यह प्रत्येक जिज्ञासु की इच्छा रहती है कि आखिरकार सबसे पहले मनुष्य की सामाजिक स्थिति क्या थी, मनुष्य कैसा सोचता था, सुरक्षा के बारे में क्या था। तो उसका सांस्कृतिक या भौगोलिक या किसी भी तरह का इतिहास अगर हम खोजने निकलेंगे तो ऋग्वेद में मिल जाएगा। तो हमारे आपके सामने कोई दूसरा स्रोत नहीं। बिल्कुल। दुनिया की कोई किताब या दुनिया की कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जहाँ पर आज से 10,000 साल पहले का कोई लिखित मौखिक स्रोत उपलब्ध हो। ऋग्वेद की विशेषता है कि उसमें 10,000 12,000 साल पहले का संकेत स्रोत मिल जाता है। इस आधार पर ऋग्वेद बहुत कोई बिल्कुल ठीक करें, क्योंकि विश्व की प्राचीनतम 3 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक भारत है। मेसोपोटामिया, हम भारत और चाइना। तो लेकिन बाकी की 2 मुझे नहीं लगता कि जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें कोई इस तरह का लिखित स्रोत मिलता है। नहीं मिलता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में अथवा और जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें वे एक तो परवर्ती हैं, बाद की हैं,
और दूसरे वहाँ पर इस तरह कोई सुनिश्चित रूप में व्यवस्थित कोई ग्रंथ नहीं मिलता। तो वैदिक वाङ्मय का, उसके बाद उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों का, उसके बाद और तमाम ग्रंथ लिखे गए फिलॉसफी के, उस आधार पर भारत का सांस्कृतिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जाना जा सकता है। और ये भारतीय संस्कृति का ही चमत्कार है कि हमारे देश में ये लॉकडाउन हुआ। और अब पहले अब हम वेदों पर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा एक वेद पर और बात कर रहे हैं। ये भी कंट्रोवर्सी है कि ऋग्वेद का जो दसम मंडल है वो बाद में ऐड किया। अब तक दुनिया भर के विद्वानों ने ऋग्वेद का अध्ययन किया है, उस पर समीक्षाएं लिखी गई हैं, तमाम साहित्य उपलब्ध है, मैक्स मुलर का पूरा अनुवाद उपलब्ध है और विदेशी विद्वानों ने इस पर काम किया है। 10वां मंडल बाद में नहीं जोड़ा गया है, 10वां मंडल बाद का है। इन दोनों शब्दों में अंतर ये आपने अच्छी बात कही। जैसे हमारी आपकी वार्ता आज हो रही है, तो जब हम अपनी वार्ता समाप्त करेंगे तो जो बाद वाला हिस्सा है जी उसको बाद में ऐड करेंगे। ये कहे कि विश्वकर्मा जी ने ये पोर्शन बाद में जोड़ दिया है वार्ता के। ये आपने आज एक बहुत शानदार तरीके से बात को क्लियर कर दिया कि बाद में जो वार्ता हुई उसको ऐड किया गया, ना कि बाद का है। चलिए, हम अगर वेदों पर बात करने चले जाएंगे तो फिर वहां से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि अथाह ज्ञान का भंडार है वहां पर और आपके पास कमी नहीं है। हम वापस आ जाते हैं। आपकी 22 किताबें हैं, ये 22वीं है या 24वीं है? अब तो 28 हो गई। ये 28वीं किताब, माफ करिएगा, मैंने आपकी 6 किताबें कम कर दी। इन 28 में से सबसे बेहतर किताब आपको कौन सी लगी जो आपके दिल को छू गई हो? ये प्रश्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी माँ से पूछा जाए कि तुम्हारे ये सब बच्चे, इनमें से नंबर 1 कौन है। नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। बच्चे, जो सारे बच्चे होते हैं उसमें से कोई खास बच्चा अपना होता है जिसको माँ बहुत प्यार करती है। हाँ, कोई शैतान भी होता है। तो ये सारी किताबें खास हैं, लेकिन इस खास में से सबसे खास कौन सी है? मैंने वो आलोचना साहित्य के नाम से हमारी वो पुस्तक लोकप्रिय है और शिल्पायन प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है, आज से 7-8 वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। तो वो पुस्तक है, उसका नाम है ऋग्वेद और रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी हमारी विचारधारा के धुर विरोधी थे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मार्क्सवादी थे। हाँ। और हम राष्ट्रवादी हैं, इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो रामविलास जी ने मार्क्सवादी के साथ साथ वो इलाहाबादी भी हैं। एक नया ट्रेंड भी है वो। तो रामविलास जी ने ऋग्वेद पर अपने ढंग से 2-3 किताबें लिखी, छोटी छोटी पुस्तकें हैं। उन्होंने ऋग्वेद में वैज्ञानिक भौतिकवाद खोजने का प्रयास किया है। फिर उस आधार पर आर्यों ने क्या भारत पर आक्रमण किया था, क्या सिंधु सभ्यता ऋग्वेद के पहले की है कि ऋग्वेद सिंधु सभ्यता के बाद का है। इसी तरह सरस्वती जो सूख गई है उसके पहले की सभ्यता और संस्कृति क्या थी, अब क्या है। भारत में राष्ट्रभाव का जन्म कब हुआ, दुनिया के अन्य देशों में राष्ट्रभाव का जन्म हुआ है रेनेसा के बाद, पुनर्जागरण के बाद। और 11वीं-12वीं शताब्दी तक राष्ट्र राज्य की संस्था के बारे में यूरोप के देश जानते भी नहीं थे, लेकिन ऋग्वेद में कम से कम 10-11 जगह पर राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे ही सोडस जनपद की बात हमारे यहाँ ही हुई है। बिल्कुल, बहुत ठीक कहते हैं आप। तो ऐसे ही जो उस राष्ट्र वाले अध्याय को भी डील करते समय हमने रामविलास शर्मा जी को एक पक्ष माना और डी कोसंबी भी मार्क्सवादी, हमने उनका एक पक्ष माना। और देसाई जी की राष्ट्रवाद पर किताब है, वह भी हमारी विचारधारा के विरोधी, उनका भी पक्ष माना। तो ऐसे सभी 4-5 जो मार्क्सवादी विद्वान थे हमारी विचारधारा के विरोधी, सबको हमने उस किताब में सम्मान दिया और फिर हमने अपने तर्क उसमें रखे। तो इस तरह वो विपरीत विचार को समाज, मतलब कम्युनिस्ट और राष्ट्रवाद दोनों का संगम है यहाँ पर देखने को मिला है। के जो डी कोसंबी बहुत बड़े विद्वान, रामविलास शर्मा जी बहुत बड़े विद्वान, और हमारा सौभाग्य है कि मैं जहाँ से विधायक हूँ वहीं के रहने वाले मूल थे। वो उन्नाव जिले के ही रहने वाले, फिर वो इलाहाबाद रहे और कई जगह रहे। तो वो किताब दोनों दृष्टिकोणों से ऋग्वेद की और वैदिक समाज की समीक्षा करने वाली। हम उसमें केवल एंकर की भूमिका में है कि वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। मतलब आपने एक ब्रिज का काम किया, दोनों के बीच में मिलाने का प्रयास किया है, तो उसकी प्रशंसा बहुत हुई थी। और एक किताब हमने सोचने पर लिखी, मैं 2 किताबों का उल्लेख करूंगा केवल। सोचने पर
कि लोग दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के लोगों की सोचने की पद्धति अलग अलग है, और मैंने ये स्थापित किया है कि भारत के लोगों की सोचने की शक्ति, शैली, विश्लेषण, विवेचन, इसका विकास ऋग्वेद के समय से शुरू हुआ और अब तक जारी है। तो कैसे भारतीय सोचते हैं, तो सोचने के लिए कुछ प्रसंग हमने उसमें कुछ सब्जेक्ट निर्धारित किए हैं कि जब वो नदियों के बारे में सोचते हैं भारतवासी तो कैसा सोचते हैं, जब वो वृक्षों के बारे में सोचते हैं, वनस्पतियों के बारे में, तो क्या आकाश के बारे में, मेघ के बारे में, स्त्री के बारे में, पत्नी के बारे में, समाज के बारे में, गीत, संगीत और नृत्य, उसमें नृत्य भी एक अध्याय है सोचने पर एक किताब। और ये किताब का मेरे मन में ध्यान तब आया जब जयपुर में एक साहित्य उत्सव हुआ था। उस उत्सव में हमारे वो कवि हैं, बहुत बड़े कवि, याद नहीं आ रहा, जो मध्य प्रदेश में पहले प्रमुख सचिव रहे उसके संस्कृति के, तो उन्होंने, हमारे हैं उन्नाव के रहने वाले, अभी मस्तिष्क से उनका नाम निकल गया है दिमाग से, तो उन्होंने ये कहा कि भारत में छोटे छोटे खंडों की अलग अलग सभ्यता और अलग अलग संस्कृति है, इसलिए पूरे भारत की एक सोचने की दृष्टि नहीं हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। हम तो हमने ये कहा कि जो अलग अलग मत हैं यहाँ पर, वो आग्रही मत नहीं है, वो आपस में मिल जाते हैं तो एक इंद्रधनुष बनता है। इसी आधार पर हमने नृत्य की, इसी आधार पर हमने गीत की विवेचना की। और फिर भारत में 6 फिलासफिकल धाराएं हैं मुख्य पुरानी, और 2 एक बुद्ध की और एक जैन की, इस तरह 8 विचारधाराएं हैं। तो उन 8 विचारधाराओं के आलोक में मनुष्य का मन बनता है। इसलिए औसत भारतीय जो पढ़ा लिखा नहीं है, गांव में है, किसान है, वो भी अपनी वार्तालाप के दौरान ईश्वर को मानता है और ईश्वर पर सवाल भी उठाता है। मानना और प्रश्न करना, ये भारतीय संस्कृति की, दर्शन की, सोचने की विशेषता है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में, वहीं के एक प्रकाशक ने छापा था अभी जल्दी ही, जब मैं वहाँ गया था लंदन, तो वहाँ पर उसका विमोचन हुआ। तो उस किताब का अंग्रेजी में नाम है द वे भारत थिंक्स। द वे भारत थिंक्स, किस तरह से भारत सोचता है, किस रास्ते से सोचता है। चलिए सर, आपसे बात करते करते समय का पता ही नहीं चला कि कब ब्रेक का वक्त हो चला। मैंने आपसे कहा था हम वेदों में जाएंगे तो खो के रह जाएंगे, क्योंकि आपके साथ बैठने का मतलब है कि ज्ञान के भंडार में खो जाना। ब्रेक, एक छोटे से ब्रेक का है, आप स्क्रीन छोड़कर कहीं ना जाइए, क्योंकि आगे हम जो सवाल करेंगे, क्योंकि अब विपक्ष ये मांग कर रहा है कि आप विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए, इमरजेंसी सत्र बुलाया जाना चाहिए, जिससे कि सब लोग मिल करके इस कोरोना वायरस से लड़ सकें। तमाम और सवाल भी है, हम आपसे पूछेंगे, चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप राष्ट्र आरएसएस में रहे, समाजवादी पार्टी में, आपको संघीय समाजवादी पार्टी, संघीय समाजवाद कहें या समाजवाद संघ कहें? भारत सनातन संस्कृति का राष्ट्र है, और इस सनातन संस्कृति को प्राथमिकता देना, वरीयता देना, यह प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, और प्रत्येक भारतीय ऐसी वरीयता देते भी हैं। राष्ट्र सर्वोपरिता का सिद्धांत किसी न किसी रूप में मानते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी प्रख्यात समाजवादी थे और बहुपठित, उच्च स्तरीय ज्ञान मेधा से संपन्न। सबसे पहले रामायण मेला उन्होंने ही लगवाया था, और राम पर उनका लिखा बहुत सुंदर है। वो कहते हैं रामायण मुझे अच्छी लगती है क्योंकि रामायण के सारे पात्र अश्रुलोचन हैं, आंसू बहाते हैं। तो मेरा बचपन में, छात्र जीवन में, संपर्क संघ से आ गया था, और संघ के अनेक पदों पर काम करते हुए फिर भारतीय जनसंघ में मैं जिले का प्रमुख बनाया गया।
फिर आपातकाल आ गया तो आपातकाल में हम लोग पौने दो साल के लिए जेल चले गए। उसके पहले मैं जिला परिषद का सदस्य हो चुका था, छोटे मोटे चुनाव गांव के, पंचायत के, ऐसा मैं लड़ रहा था। फिर वो जेल से लौटा तो जनता पार्टी बन गई थी, जनता पार्टी टूटी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हो गया। बीच में कुछ विवाद हुआ तो मैं संगठन से बाहर निकल गया था, लेकिन फिर लौट आया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय तक। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, कि आपने नेताजी के साथ भी काम किया, संघ में लंबे समय तक काम किया, और आपकी जो विचारधारा हमेशा ब्रिज बनाने की रही है। एक बड़ी बात है क्योंकि इस समय विधानसभा नहीं चल रही है और आप चूंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप हो सामने ऐसा सवाल ना पूछना बेईमानी होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, की इस समय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए जिससे कि सारे लोगों का की मत आ सके और सारे लोग मिलकर के काम कर लड़ सके इस महामारी से। अखिलेश जी आदरणीय हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको संभवतः जानकारी होगी कि अभी लोकसभा का सत्र चल रहा था कुछ दिन पहले, और उस सत्र के दौरान ही कोरोना की लहर महसूस की गई। तो प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने सत्र के दौरान ही अलग बैठक करके ये फैसला लिया कि अब बैठक करने से यहाँ आपस में भी हम लोगों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सत्र में नहीं हो सकता, संभव नहीं है। आपको भी स्मरण होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ने सभी से परामर्श लिया और सत्र जो और लंबा चलने वाला था उसके सारे सरकारी काम, सारी मदें रोककर निपटा दी गई। तो ये निपटा इसलिए दी गई कि लोकसभा की कार्यवाही के संचालन में सारे नियम इस तरह के जो लॉकडाउन में बनाए गए। विधानसभा में आना है तो 403 विधायक यहाँ पर पूरे आएंगे। अगर विधानसभा का सत्र चलेगा तो वो विनोद कटियार जी चलेंगे नोएडा से, पूरब में कोई चलेगा देवरिया से। कैसे चलेगा, क्या उपाय है? रेलें बंद हैं, हवाई सेवाएं बंद हैं, केवल बाई रोड आना ही एकमात्र उपाय है। एक बात तो ये व्यवहारिक कठिनाई बाहर की हो गई। हमारे विधानसभा के सभा मंडप में 403 सीटें नहीं हैं, और जबकि हमारी विधानसभा की स्ट्रेंथ 403 की है, लेकिन उतनी हमारे पास सीटें नहीं हैं। हाँ, कुछ वेल जब कभी ज्वाइंट होता है तो वेल के आसपास भी एक्स्ट्रा चेयर डाल दी जाती। तो अगर हम प्रैक्टिकल बात पर ध्यान दें, व्यवहारिक दृष्टि से ध्यान दें और ये तय कर लें कि एक एक सीट छोड़कर बैठेंगे, अगर इस समय सत्र हो, एक एक सीट छोड़ने से भी 1.5 मीटर की 1 मीटर की दूरी बनती नहीं है, एक बात। और छोड़ने से फिर स्ट्रेंथ बैठेगी कहाँ 400 सदस्यों की? तब तो वो 200 सदस्यों की विधानसभा बनी। अगर एक एक सीट छोड़ दी जाए तो 200 सदस्य। तो ऐसे में दिक्कत होगी किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। हाँ, बैठाएं कहाँ? तो इसलिए ये व्यावहारिक नहीं। लोकसभा में इसीलिए इसको स्थगित कर दिया गया था लोकसभा को। अखिलेश जी ने संभवतः लोकसभा के उदाहरण पर विचार नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, और उन्हें ये देख लेना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात कि जब कभी प्राकृतिक आपदा होती है तो प्राकृतिक आपदा के समय सारे मतभेद भुलाकर काम किए जाते रहे, ये पुरानी परिपाटी है। हम अब अपने घरों में भी रोजाना तमाम सलाह करते हैं, कई भाई आपस में बहस करते हैं, ये होना नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि सर एक सर्वदलीय बैठक बुला ली जाए, क्योंकि दिल्ली में तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, वहाँ मंत्रणा की गई, तो उत्तर प्रदेश में भी एक सर्वदलीय बैठक बुला। समय दिल्ली में सत्र चल रहा था, सत्र के दौरान लोकसभा के नहीं, अभी कुछ दिन पहले बिना जब सत्र नहीं चल रहा था उसके बाद भी सारे विपक्ष की पार्टियों से राय मशवरा किया। प्रधानमंत्री जी ने राय जी प्रधानमंत्री जी ने उसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और अन्यथा परामर्श किए थे। यहाँ पर भी जब हम विधायक निधि के 1 करोड़ रुपए को कोविड फंड के लिए देने की बात कर रहे थे, तो हमने भी संपूर्ण प्रतिपक्ष से, संपूर्ण अपने विधायकों से, अधिकांश विधायकों से फ़ोन करके वार्ता की थी। और मैं प्रतिपक्ष की प्रशंसा करूंगा कि मायावती जी का दूसरे दिन ही अपने आप बयान आ गया था कि हमारे विधायक रुपया देंगे। बाकायदा लेटर इशू कर दिया उन्होंने अपने विधायकों को। राम गोविंद जी से भी बात हमारी हुई थी, उन्होंने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया था। जनतंत्र में पक्ष विपक्ष होते हैं, वैचारिक असहमति होती है, वैचारिक असहमति के कारण ही भारत का लोकतंत्र
सारी दुनिया में प्रतिष्ठित माना जाता है, नंबर 1 माना जाता है। तो ऐसा अपनाते हुए भी इस समय आवश्यकता इस बात की है उत्तर प्रदेश में कि संपूर्ण प्रतिपक्ष जो अभियान चल रहा है अपने प्रदेश में कोरोना से लड़ने का, संघर्ष करने का, उसमें एकजुट होकर नहीं, लेकिन एकजुट होने के लिए तो आपको आमंत्रण देना पड़ेगा ना कि आप लोग आइए हमारे साथ मिलकर के लड़िए। मैं तो आमंत्रण दे नहीं सकता। नहीं, मैं आप चूंकि विधानसभा अध्यक्ष है इसलिए कह रहा हूँ कि आप सामने हैं तो जरा आप प्रकृति पर भी बहुत चिंतन मनन करते रहते हैं। प्रकृति की बात कर ले, ये कहते हैं कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। मानव एकदम घर में अपने दोनों चरण उसने घर में खींच लिए, इसकी वजह से प्रकृति को बड़ी राहत मिल गई है। प्रकृति का जो पृथ्वी का कंपन था वो खत्म हो गया है और जो ओजोन लेयर थी वो सब सही हो गई है, पर्यावरण शुद्ध हो गया है। और अथर्ववेद में तो पूरा एक सूक्त है, एक पूरा अध्याय है, अध्याय 12, जहाँ पर पृथ्वी को कहा गया है कि आप माता हैं और हम आपके पुत्र हैं। हे माता, जब हम कभी आपको खोदते हैं जरूरत बस बांस गाड़ने के लिए, विवाह आदि के लिए, तो आपको कष्ट होता है, हम आपसे क्षमा मांगते हैं और हम ये वादा करते हैं हे माता कि बाद में इस जगह पर घास लगा देंगे। तो पूरी प्रार्थना लगातार की गई है माता जान करके, और ये भी की गई है कि यहाँ पर पशु पक्षी हैं उनका हम आदर करते हैं। ये जो नई पद्धति आई जिसमें कहा गया कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, तो सारी दुनिया एक गांव बन गई। ये कोई बुरा नहीं था, बन गई तो बन गई। सांस्कृतिक दृष्टि से एक बनती थी तो ज़्यादा अच्छा होता। ये उपभोक्तावादी दृष्टि से एक हो गई, तो एक हो गई। तो इसलिए अगर कोरोना चीन में या कहीं और है तो ग्लोबल विलेज है, छोटा सा गांव है, तो पूरे विश्व में, पूरे देश में यहाँ भी होगा। इधर ये प्रकृति, जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के कारण तमाम परिवर्तन आए। हवाएं बिल्कुल गीत गाने लगी, पक्षी भी सवेरे आते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा लगता है कि मनुष्य तो डरा हुआ है, लेकिन जो प्रकृति है वो बहुत आनंदमगन, प्रफुल्लित हो गई है प्रकृति क्योंकि सुबह चिड़ियों का चहचहाना सुनने को मिल रहा है। जो हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं कर पा रहे थे, नदियों को हम स्वच्छ नहीं कर पा रहे थे, वो अपने महीने में इसी तरह 1-2 दिन का इसे त्योहार बनाकर, जैसे हम लोग तमाम त्योहार करते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, एकादशी है, कजरी तीज है, नाग पंचमी है, तमाम तरह के त्यौहार। तो ये क्या हम एक त्यौहार ऐसा बना सकते हैं जिस दिन हम आज की ही तरह, जैसे इस समय लॉकडाउन में है, तो पूरा परिवार महीने में 1 दिन 2 दिन लॉकडाउन में रहे और इससे प्रकृति का पोषण होगा और प्रकृति को नमस्कार करता रहे। ये एक अच्छी परिकल्पना है। मुझे लगता है कि संडे को जब हम छुट्टी मनाते हैं तो उसको घर में बंद रहने का ही एक ऐलान कर देना चाहिए कि संडे को कोई गाड़ी नहीं चलेगी, संडे को सब घर में रहेंगे। तो उससे जो डीजल, पेट्रोल और धुआं सब निकलता है वो कम से कम 1 दिन के लिए राहत मिल जाएगी। संतुलन ठीक होगा। संतुलन हम कहते हैं लॉकडाउन दिवस भी कर सकते हैं इसको, क्या ठीक है, ये भी ठीक है, ये आधुनिक है। लॉकडाउन दिवस 1 दिन के लिए पूरा। प्रकृति का संरक्षण, हम सब प्रकृति के अंग, अंश, अविभाज्य अंश हैं, तो प्रकृति का संरक्षण ये हमारा कर्तव्य है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चित्रण किया है कि जब धरती पर तमाम गड़बड़ियाँ बढ़ गईं तो धरती भागी और गई उनके पास, शिव के पास। तो शिव से धरती ने कहा कि हम बहुत सब अनाचार बढ़ गया है, हम बड़ा परेशान हैं, हम मर जाएंगे, हमारी रक्षा करो। तो शिव ने कहा कि चल सब लोग ब्रह्मा के पास चलो। तो इस तरह ब्रह्मा और विष्णु के पास सब पहुँचे। तो तुलसीदास ने शिव जी के मुंह से कहलवाया, तेहि समाज गिरजा में रहे हो। हे पार्वती जी, जो शिष्टमंडल जा रहा था उसमें मैं भी था, शंकर जी कहते हैं। और फिर वहाँ धरती ने अपना सब दुख सुनाया। तो फिर विष्णु बोले कि चिंता न करो, मैं आऊँगा और दशरथ के घर में जन्म लूँगा और सब मैं पूरा इसको ठीक करूँगा। तो जब राम कथा हम ध्यान से पढ़ते हैं, राम कथा कई रूपों में लिखी गई, तुलसीदास अलग अलग, रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग है, कंब की रामायण अलग है, अलग अलग है, लेकिन पूरी राम कथा सबकी, उनमें प्रकृति पर बहुत ध्यान है। थोड़े बहुत चेंज के ले करके, लेकिन सारी रामायण और रामचरितमानस एक ही है वो। हाँ, उसका प्रकृति पर ध्यान है। श्री राम भारद्वाज के आश्रम जाते हैं तो वहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सारे जो पेड़ पौधे थे उनको देखकर श्री राम बड़े पुलकित हो गए। अयोध्या आए तो फिर पेड़ पौधों का उल्लेख है। फिर वो चित्रकूट जाते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर इसका उल्लेख बहुत है कि चिड़िया आ रही हैं
पक्षी गीत गा रहे हैं, नदियां बड़ी निर्मल हैं, कल कल से नदियां बह रही हैं। नदियों को प्रणाम करते हैं। तो ये प्रकृति के गीत गाता हुआ भारत का मनुष्य, उसने एक विशेष प्रकार की संस्कृति का संवर्धन किया था। इसीलिए कहते हैं हमारा जो दर्शन है, हमारी जो फिलॉसफी है, वो वर्ल्ड में सबसे रिच फिलॉसफी कहलाती है। अब चूंकि समय बहुत कम है, लेकिन चलते चलते कुछ चीज़ें और जान लेते हैं आपसे। आपने, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आपने अपने क्षेत्र में दलितों के लिए बहुत काम किया, तो लेकिन इस समय आप काम नहीं कर पा रहे, तो आपके क्षेत्र की जनता बहुत याद कर रही है आपको। टेलीफोन की जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक आ गई है, टेलीफोन कभी भी किया जा सकता है और टेलीफोन आम आदमी के पास हैं, तो उसके माध्यम से मैं प्रतिपल अपने क्षेत्र के, अपने मित्रों के संपर्क में रहता हूँ। एक चलते चलते कुछ और चीज़ें जान लेते हैं आपसे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अभी उतना ध्यान नहीं दिया गया जब से हम स्वतंत्र हुए, लेकिन क्या लगता है कि अब वक्त आ गया है कि स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा? निश्चित रूप से, और स्वास्थ्य पर ध्यान तो इसी आपदा के माध्यम से सारी दुनिया सजग हो गई स्वास्थ्य को लेकर। हमारे अपने उत्तर प्रदेश में भी वेंटिलेटर्स कम थे, विधानसभा में भी सवाल आया करते थे बहुत पहले से, और उत्तर प्रदेश के चिकित्सालयों की, अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं थी। विधायक के रूप में मैं भी विधान परिषद में और विधानसभा में सवाल उठाया करता था। जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ की पीएचसी पर कभी डॉक्टर ही नहीं जाते थे, लखनऊ में घूमा करते थे, ऐसी परिस्थिति थी। अब इस महामारी ने सबको सजग किया, तो सभी मेडिकल कॉलेजों में उच्च स्तरीय जांच कोरोना के मरीज भर्ती हो सकें, तो ऐसी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं बढ़ रही सभी मेडिकल कॉलेजों में। और योगी जी की योजना है कि जो जिले के अस्पताल हैं उनको भी हर तरह से समृद्ध और संपन्न बनाना है। इसी तरह से जो पीएचसी के ऊपर सीएचसी होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, गाँव के स्तर पर, तो उनको भी समृद्ध करना है। तो एक चिकित्सकीय क्षेत्र में एक क्रांति, और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेजों का बढ़ावा, ये पहली बार हुआ, पहले ध्यान नहीं दिया गया। किसी सरकार की निंदा स्तुति की बात नहीं तो ये हो रहा है। ऑनलाइन शिक्षा इस समय चल रही है, स्कूल कॉलेज इस समय बंद है, ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा में ये कि गरीब के बच्चे उसमें आ नहीं पाते हैं, तो सामाजिक शिक्षा का असमानता बढ़ जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जो पुरानी किताबें हैं, अगर उनको इस साल रिपीट कर दिया जाए तो बच्चों को किताबें मिल जाएंगी, वो घर में पढ़ सकते हैं? निश्चित रूप से ये विषय गंभीर है जो आपने कहा है कि सभी बच्चे, सभी विद्यालयों के बच्चे ऑनलाइन की सुविधा उठाने में सक्षम न तो उनके परिवार हैं और न गांव के विद्यालय ही ऐसे हैं। मैं जहां रहता हूं, हमारे पड़ोस में 3-4 इंटर कॉलेज हैं, कन्या के भी इंटर कॉलेज हैं, तो वहां पर इस तरह की सुविधा नहीं है। और शासन का निर्देश है कि फीस न ली जाए अभी फिलहाल, तो वह कहीं कहीं पर फीस लेने की, मांगने की बातें भी आ रही। तो ऐसे में वह जो आधुनिक उपकरण हैं उनसे लैस नहीं है ऐसे विद्यालय। तो मैं अपने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से इस विषय को कहूँगा कि इसको समग्रता में विचार में लिया जाना चाहिए। वक्त खत्म हो चला सर, आपके साथ बैठ कर के समय पता नहीं चला, लेकिन चलते चलते हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे के न्यूज़ के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भारत की जनता को, भारत की श्रद्धेय जनता को ये कह सकता हूँ कि यह राष्ट्रीय अनुशासन का पर्व है। महाभारत में एक पूरे खंड का नाम अनुशासन पर्व है तो ये अनुशासन पर्व है जो तय हुआ है लॉकडाउन के समय, और जो पहले से तय रहा है, जो आगे तय होना है, निर्धारित होना है, उसका हम सबको पालन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सरकारी तंत्र पर, उत्तर प्रदेश के प्रशासन तंत्र पर और उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित नेशनल मीडिया अथवा उत्तर प्रदेश में ही परिचालित हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन पर विश्वास करें। और जो अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, कोरोना के डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और सरकारी तंत्र है, उनको यह मान करके कि ये अपनी जान हथेली पर रखकर आगे सब हमारे लिए आ रहे हैं, तो उनके प्रति आदर भाव रखें
और आदर भाव का प्रचार भी करें ताकि दूसरे भी इस भावना को समझें कि ये एक चुनौती है उनके प्रति आदर भाव की। बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से बात करने। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये हैं हृदय नारायण दीक्षित जी, जो हमें बता रहे हैं कि निराशावाद से निकल करके हमें आशावाद की ओर उन्नति होना है, जो आशावाद की तरफ चलना है, निराशा कहीं ना आने पाए, क्योंकि इसको लॉकडाउन एक पर्व के रूप में हमको देना है, देखना है। हम लोग तमाम पर्व मनाते हैं, पूरे साल पर्व मनाते हैं, ये भी एक पर्व के रूप में है और हम खुशियों से इस पर्व को मनाएं और इस संकट की घड़ी से निकलेंगे और ज़रूर फिर से सब चीज़ें सामान्य होंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त और हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ में एक ऐसे ही शख्स के साथ।